स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, सवाल बालम के जवाब डॉक्टर कलाम के। इनसे पहले मैंने आपको 6 चैप्टर करवा दिया था, पर ये 5th चैप्टर बाकी था ना, मुझे याद था। अब मैं आपको आज 5th चैप्टर करवा रही हूँ। ये चैप्टर है जो हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उनके बारे में, उनके साथ उनके वार्तालाप, उनकी जीवनी है ये। तो पहले मैं यहाँ उनका थोड़ा विवरण आपको बता देती हूँ। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पारिक जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनको भी बच्चों से बहुत लगाव था। जैसे चाचा नेहरू थे ना, वो बच्चों की जिज्ञासा को, वो जो जानना चाहते थे ना बच्चे, उनके आंसर वो तुरंत ही देना चाहते थे, ताकि बच्चे को उनका सॉल्यूशन मिल सके, उसको पता चल सके उसके बारे में। यहाँ देखो, इस तस्वीर में दिखाया गया है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम बैठे हैं और उनके आसपास बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जिनको जो पूछना होता है वो हर कोई सवाल उनसे कर सकते हैं। ये जो पाठ का सार है वो अब्दुल कलाम के साथ बात का है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि उनका साक्षात्कार, यानी कि जब उनके सामने ही जब बात होती है ना, उनको साक्षात्कार कहते हैं। प्रश्नकर्ता, पहले यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। प्रश्नकर्ता ने कहा, आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैड्स स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? उस बच्चे ने ये सवाल किया। प्रश्नकर्ता, जिनका नाम है आर अरविंद, कक्षा 3, तीसरी कक्षा में जो पढ़ रहा है, वो बच्चा उनको पूछ रहा है। सेंट मैड्स स्कूल, चेन्नई, 3 सेंट मैड्स स्कूल, चेन्नई से वो पूछ रहा है कि आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम उसका जवाब देते हुए कहते हैं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यहाँ बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। वो अपना प्रसंग कहते हुए कहते हैं, वो जब 5वीं कक्षा में थे तब उनको एक शिक्षक उनके शिक्षक का नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र पर ले गए और वहाँ उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई। और तब बालक जो कलाम थे, वो तब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे ना, इसलिए उससे बहुत प्रभावित हुए। उनको इस बात का आश्चर्य हुआ कि पक्षी वो कैसे उड़ते हैं, और उसी बात से उसको ये जानने की जिज्ञासा हुई, और उन्हीं में से उनको विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा भी मिली। अब दूसरा है प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता ने कहा, सरयू मक्कर उनका नाम है, प्रश्नकर्ता जो है उनका नाम है सरयू मक्कर, और कक्षा 5। वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यम शाला, नागपुर से वो था बच्चा। वो उनको पूछता है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। वो भाषा के बारे में जानना चाहता है। वो कहता है कि बचपन में हमें कौन सी भाषा पर ज़्यादा
ध्यान देना चाहे। तो डॉक्टर कमाल उसको कहते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। हाँ, डॉक्टर कमाल ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया ना बच्चों। वो कहते हैं कि वो खुद जब छोटे थे तब उनकी पढ़ाई शुरू हुई ना, तो खुद माध्यमिक शिक्षा उन्होंने कहाँ तक ली, तो कि माध्यमिक शिक्षा तक वो खुद अपनी मातृभाषा में पढ़े थे। फिर आगे जब उनके कॉलेज की परीक्षाएं हुई, उनका आगे की जो शिक्षा हुई, उसमें उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में चुनाव किया था। पर वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, कोई भी बच्चा हो वो हमेशा अपनी ही भाषा में सोचता है, कुछ भी सोचता है, और उनको कुछ भी उनके बारे में या कुछ भी अच्छी तरह से व्यक्त करना हो तो कोई भी बच्चा है वो अपनी मातृभाषा में ज़्यादा अच्छी तरह से उसको व्यक्त कर सकता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि इसलिए मातृभाषा में ही सब कुछ किया जाए। पर अभी हमारे यहाँ क्या चलन चल रहा है कि मातृभाषा तो अच्छी है ही, उसमें सक्षमता होनी आवश्यक है, बच्चों को मातृभाषा के साथ ही पढ़ना चाहिए। अब हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है ना 2020, उसके अंदर इस बात का उल्लेख है कि बच्चे को मातृभाषा भी साथ में सीखनी चाहिए, वो चाहे किसी भी मीडियम में हो। अब मीडियम वगैरह शायद कुछ रहे भी या ना भी रहे, पर हर किसी प्रांत में जो बच्चा पढ़ता है, जैसे कि हमारा गुजरात है तो आप सब गुजराती बच्चे हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, तो आप सबको गुजराती तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, आपको गुजराती आना ही चाहिए। आप भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, कोई और भाषा में पढ़ो, पर गुजराती है वो आपको आना ही चाहिए, ऐसा भी एक रूल आने वाला है। तो मातृभाषा है वो सबके लिए सरल बन जाती है, क्योंकि वो बचपन से लेकर वही भाषा सीखता है। उनके घर में भी मातृभाषा ही ज़्यादा चलती है, सबके घर में। तो वो बच्चा कहते हैं ना कि सोचता भी अपनी मातृभाषा में ही है, इसलिए मातृभाषा तो उनको सीखनी ही चाहिए। पर अभी क्या है, वैश्विक स्तर पे जो हमारा विश्व है, उनकी वैश्विक स्तर पे संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की भी नितांत यानी बहुत ज़रूरत पड़ती है, उनकी भी आवश्यकता रहती है, इसलिए हमें वो भी सीखनी चाहिए। तो डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। हाँ, वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान भी ज़रूरी है। अब आगे नया प्रश्नकर्ता है। प्रश्नकर्ता ने कहा, अर्श पटेल, उसका नाम है अर्श पटेल, और वो 5वीं कक्षा का बच्चा है। वो चंदूलाल दिव्या मंदिर मुंबई की स्कूल से आया हुआ बच्चा है। उनका सवाल है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। वो कहता है कि हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए कमाल साहब का जवाब। जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे ही और बढ़ोगे
आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस और पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। क्या कहते हैं कमाल साहब? वो कहते हैं कि सबसे पहले यह सोचना, आपको यह तय कर लेना है कि आपको जीवन में बनना क्या है, आप क्या चाहते हैं। आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। अगर आप अपना लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं तो उसी दिशा में आपको अथक परिश्रम करना है। और आप जब ये परिश्रम अपना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, फिर भी आपको जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। आपको उन सारी बाधाओं को निपटाना है। बाधा आने से आपको अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है, पर उन बाधाओं को कैसे पार करना है, उनमें से कैसे निकलना है, ये सोचकर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी जी तोड़ परिश्रम करने और साहसपूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। क्या कहते हैं कमाल साहब कि सब होशियार बच्चे ही इनके पीछे मेहनत करेंगे और वही आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई सामान्य बालक है तो वो भी अगर जी तोड़ मेहनत करता है तो वो भी ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आगे प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी, पश्चिम मुंबई। ये उनकी वहाँ की रहने वाले हैं। चिराग जैन 7वीं कक्षा का ये बच्चा है। वो पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो उनका जवाब है, डॉक्टर कलाम ने दिया, भारत को सन 2020 तक 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। देखो कितना सोचते हैं कमाल साहब। वो कहते हैं कि 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम जो है ना, वो एक चुनौतीपूर्ण काम है। देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है। कमाल साहब कहते कि हमारे देश में युवा जो लोग हैं वो भी पर्याप्त है और उनके साथ जो संसाधन है वो भी पर्याप्त होने पर इस चुनौती को पार करना इतना मुश्किल नहीं होगा। आगे है प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई से। उनका सवाल है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? कमाल साहब कहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। क्या कहते हैं कि हमारी साहस की यही परिभाषा है, दूसरों को हमेशा संकट से बचाए और कभी भी अपनी जान की फिक्र नहीं करे। आगे है दूसरा प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8वीं, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन से। उनका सवाल है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? वो लंदन में है ना, इसलिए वो कहता है कि हम मातृभूमि जो हमारी है ना, उनकी भावना को कैसे विकसित करें। तो डॉक्टर कलाम ने कहा है, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात
है। क्या कहते हैं कि आप यहाँ नहीं रहते तो कोई बात नहीं, आप वहाँ रहते हैं पर आप अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, यही आपके लिए गौरव की बात है। और आप इसी तरह वहाँ अपने मातृभूमि का गौरव गा सकते हैं, उनकी भावना को विकसित कर भी सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे है प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। मुंगेर से है बच्चा, उनका सवाल बहुत बड़ा है। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? वो कहता है कि हम ऐसे छोटे परिवार से आते हैं, तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। वो क्या कहते हैं कि आप सब अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें और आप सबका काम है वो कोई निम्न काम नहीं है। वो क्या कहते हैं, सब एक अभिन्न अंग है, जो यहाँ बताया ना, उन्होंने कहा है कि सारे जो सब लोग करते हैं ना काम, वो राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, सब अभिन्न है, उन सब की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सब की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। और आगे है प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से उनका सवाल है। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगी? ये भी एक प्रश्न है। वो क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि 2020 तक विकसित राष्ट्र भारत बन जाएगा, पर निरंतर इनकी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बेरोजगारियाँ बढ़ती जा रही है, तो इसके होते हुए ये संभव है कि भारत 2020 में विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो इसके बारे में डॉक्टर कमाल कहते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनसंख्या, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिसने उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो उनका मानना है, डॉक्टर कमाल कहते हैं, उनके अनुसार अगर स्त्री शिक्षा का विस्तार होगा तो छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना से जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी है उसको भी दूर किया जा सकता है। उनके साथ हम 2020 में उनकी भारत का विकास कर सकते हैं। पर अभी तो आप जानते हैं कि 2020 चल रहा है और भारत की क्या परिस्थिति है। एक कोरोना वायरस की वजह से आज हम जितने आगे बढ़ रहे थे उनकी गति बहुत कम हो गई और महामारी में सब सिमटे हुए हैं, सब इसी से परेशान है। अभी तो धंधे जो है वो सारे बंद है, अब थोड़े बहुत कुछ शुरू हो रहे हैं, पर इनसे हमारा विकास बहुत रुक गया है। अब आगे है प्रश्नकर्ता अर्श मेहता,
कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से वो पूछता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कमाल साहब उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि भारत संख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। हमारी राष्ट्रीय शक्ति है भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका की भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने में सफल होगी। वो कहते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है वही हमें आगे बढ़ाने में मददरूप होगी, और इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं, जो 54 करोड़ लोग हैं, वो 25 वर्ष से कम आयु के, यानी कि ये युवा धन है, हमारा युवा है, तो युवान लोग हैं, उनमें कुछ करने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है और वो जल्दी से कुछ करना चाहे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कार्यशक्ति है वो बड़े लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है। वो जल्दी से काम कर सकते हैं और नई सोच के साथ कर सकते हैं। इसलिए कमाल साहब को ऐसा लगता था कि ऐसा होगा, पर ये महामारी के वजह से हमारा विकास है वो अभी रुका हुआ है। आगे है प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलोर से उनका सवाल है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो कमाल साहब कहते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। क्या कहते कमाल जी? वो कहते हैं कि आपका अपना जो लक्ष्य है वो तय है अगर, तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से मेहनत करते रहेंगे तो आपको स्कूल में से भी आपका प्रदर्शन अच्छा होने की वजह से आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगी और बैंक से आपको लोन लेने में भी इतनी परेशानी नहीं होगी, और आपको अपने लक्ष्य के पीछे जो कठिनाइयाँ आती है, जो बाधाएं आती है, उनसे हार कर अगर आप बैठ जाएंगे तो आप कभी अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको इस तरह से हार कर बैठना नहीं है, आपको खूब मेहनत करनी है और उनके पीछे लग जाना है। आगे है प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृता परी से। उनका सवाल है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो डॉक्टर कला कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यही हमारे जो नेता है उनका कार्य होगा। जब हम अंग्रेजों के शासन में थे तो
गांधी जी ने कुछ नियम बनाए थे और उस नियमों के साथ उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया था। पर अभी जो राजनीतिज्ञ है उनको ज़रूरी है कि उनके देश के विकास के लिए क्या करें, तो कि उनको सही तरह से सबको अच्छी तरह से मार्गदर्शन देना होगा और अपने कठिन परिश्रम से, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से, कहीं भी किसी से छुपा हुआ कोई कार्य नहीं, पारदर्शी, ताकि सभी को पता चले उनके बारे में, इस तरह से कार्य करे और सबको इसका मार्गदर्शन पूर्ण करे, ताकि जो लोग हैं वो उस तरह से काम करके आगे आ सके और उनके हित में कार्य हो। और कहते हैं कि जो हमारी जनसंख्या उस वक्त जो रही होगी उसके हिसाब से 26 करोड़ भारतीयों के साथ जो लगभग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उन लोगों के लिए भी, उनके विकास के लिए भी उनको कोई कार्य करना चाहिए। यही हमारे राजनीतिज्ञों का कार्य होगा। वो कहते हैं कि हमारे नेताओं को कठिन परिश्रम और अपने उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे रहे हुए लोगों की उन्नति के लिए भी प्रयास करने चाहिए। अब आगे है प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MCR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। उनका सवाल है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो यहाँ कमाल साहब ने कहा है कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 तक एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने भी अपना सहयोग दे सकती है। वो कहते हैं कि महिलाओं को भी हर जगह पर काम करने की पूर्ण आज़ादी है और हमारे देश में ऐसे बहुत कार्यक्षेत्र है जहाँ पुरुषों के साथ महिलाओं की भर्ती भी होती है और उनकी संख्या भी उनके जितनी ही होती है। तीन तरह की जो हमारी सेना है वहाँ सभी जगह महिलाएं अधिकारी नियुक्त है, पर्याप्त संख्या है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय समाज सेवा में भी जुड़ी हुई है। भारतीय सेना में पुरुषों और महिला की नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाता। आज सेना में महिलाएं भी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर रही है। अब आगे है प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। ये कौन बच्चा है वो पता नहीं है, पर जब वो जोधपुर गए थे तब उनसे एक बच्चे ने सवाल किया था, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? तो कमाल साहब ने उनका जवाब दिया, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे आवश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। वो कहते हैं कि आपने देखा इस मेरे दौरे पर जो एक बड़ी कुर्सी यहाँ रखी गई थी वो अब नहीं है, पहले तुमने दिखी थी। तो इसी तरह से अब आगे के जीवन में जो चीज़ें आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, उस पर खर्च भविष्य में नहीं होंगे। अभी जो हो रहे हैं वो आगे से इस तरह से नहीं होंगे। उन्होंने अपना उदाहरण देकर ये बताया कि आगे ऐसे खर्च
नहीं होगी। तो यहाँ ये जो आपका चैप्टर 5 है वो ख़त्म हो जाता है। इनके साथ में आपको इनकी एक्सरसाइज भी आज करवा रही हूँ। तो आगे है उनके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पहले है और फिर है अभ्यास। आपका जो अभ्यास है पहला है, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं से होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते, इन सब का आंसर यहाँ पर है। ये जो अभ्यास है आपको वैसे तो अपने आप करना होता है अभ्यास, पर मैं अभी यहाँ आपको 2 सवाल समझा रही हूँ। तो उनका आंसर है, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? विदेशी बैंकों में जमा कालाधन भारत लाने में सरकार क्यों अक्षम है? आगे है दूसरा क्वेश्चन। उनका आंसर है, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उनको याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा और इनसे ही उनको विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तीसरा क्वेश्चन है, गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। उसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मैं हाथ पांव चलाने लगा और मैं किनारे तक आ गया। उन्होंने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं, डूबने लगोगे तो मैं बचा लूँगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और इधर से उधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की उस घटना को मैं कभी भूल नहीं सकता। आगे है क्वेश्चन 4। आज हमारे देश में डॉक्टर और इंजीनियर की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। आगे है 5। किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने में पीछे नहीं रहता। इसके लिए मैं अपने माता पिता के कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। और यह है सब आपके स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। पहला है, उनका आंसर यहाँ है। ये सब आपको यहाँ से देखकर ही लिखने हैं। मैं आपको PDF भी भेज दूंगी स्टडी मटेरियल में, पर यहाँ सारे आंसर भी है। देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। इसलिए पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से ज़्यादा देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। दूसरा है, डॉक्टर कमाल ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में ही की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा था।
कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तीसरा है, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो कलाम साहब ने कहा, उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के लिए अरब से अधिक नागरिक को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्र विकास में चौथा आंसर है, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के सामने ही शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों से आज महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के सामने ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। और पांचवा है, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुसाए और पुलिस उनमें निपटने में सक्षम ना हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटने। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आए तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। आगे है मुहावरे के अर्थ। जी तोड़ मेहनत करना, तो उनका अर्थ है बहुत मेहनत करना। उनका वाक्य है, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। दूसरा है, हमें हर एक मुसीबत को महारत हासिल करना, तो योग्यता प्राप्त करना। उनका वाक्य है, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। आगे जो क्वेश्चन है उनमें आपको, ये तीसरा क्वेश्चन है, उन कहानी पूछी गई है, तो ये यहाँ कहानी आपको मैंने दी हुई है, यही कहानी आपको लिखनी है यहाँ से देखकर। तो हमारा जो वीडियो है आज का यहीं तक रहेगा। होमवर्क मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा बड़ा हो गया है पर आपकी एग्ज़ाम आ रही है अभी, इसलिए ये यहीं तक ही रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।